नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अननोन एकेडमिक्स में। हम पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और ये हमारा जो पूरा चैप्टर है ये हम पूरा पढ़ चुके हैं। आज इसका टेस्ट की बारी है। तो आज हम क्या देखेंगे, आज इस पर हम लोग टेस्ट बनाएंगे, टेस्ट लेंगे। और ये टेस्ट किस फॉर्मेट में होगा? ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आपको क्या क्या याद करना है कि पहला तो ये आपको जो दिया गया है, आपका जो नोट्स है, जो आपका बुक है उसमें जो नोट्स लिखे थे उसको आपको याद रखना था, और याद ना हो तो उसको लिख करके याद करना था, और याद कर लिए तो एक बार कम से कम लिखना था। और इन दोनों में जो डिफ़िकल्टी आ रही है उसको ट्राई करना था, फिक्स करने का, उसको निपटाने का कोशिश करना था। आगे चलते हैं। ये है हमारा क्विज टेस्ट। सिलेबस क्या है? चैप्टर 1 हिस्ट्री का, ये हम पहले ही बता चुके थे। आज हम इस पर क्विज खेलेंगे। अब क्विज में खेलना कैसे? खेलना इस तरह से है कि जैसे कि हम पहला क्वेश्चन देंगे, जो भी क्वेश्चन होगा उसका आपके पास ऑप्शन हो ए बी सी और डी करके। तो आप वहाँ पर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, या तो इसमें से कोई बॉक्स चुन करके आप कमेंट में लिख देंगे, जैसे कि क्वेश्चन 1 का ए है आंसर, आपको लगता तो ए, बी लगता है तो बी, उस तरह से। तो आपको यानी कि क्या करना है, या तो आप नोटबुक में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं खुद से कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, या फिर आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में अंत में क्या करना है, अगर आप नोटबुक में बना रहे हैं तो लास्ट में आपको लिखना है कि आपका नंबर कितना आया। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? टोटल क्वेश्चन है 30 में 25 क्या है, जाने पहचाने क्वेश्चन आपको दिखेंगे, यानी एकदम बुक से जो पढ़ाए हैं उसमें से। और 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम पढ़ाए नहीं हैं, लेकिन आप कोशिश करें तो बना सकते हैं, और ना बने तो घबराने की बात नहीं है, वो टफ जानबूझ के डालें। तो 25 क्वेश्चन में से हम देखेंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और, आप याद रखिए कि जब भी ये क्विज का टाइम हो तो क्विज टाइम से पहले आप एक बार रिवीजन ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में, कहाँ पर? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। ऑप्शन क्या क्या है? हैब्सबर्ग, आयलिया, बोर्बो राजवंश और जारशाही। तो फ्रांस में एक ही नाम आपको याद होगा कि यहाँ पे कौन सा राजवंश था? बोर्बो राजवंश। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए हम क्या करेंगे कि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ ही साथ आंसर बताएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप पॉज करके आंसर पहले दे दें, उसके बाद ही आगे आप बढ़िएगा। तो चलिए हम आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मेटरनिख कौन था। तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑस्ट्रिया का चांसलर, रशिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार। अब क्या था इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया का चांसलर। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये एक कथन है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जब हम पढ़ा रहे थे उस समय हम बताए थे कि किसने कहा था। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? मेटरनिख ने, बिस्मार्क ने, मेज़नी ने, गैरिबाल्डी ने। आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा मेटरनिख। मेटरनिख वह शख्स था जिसने कहा था कि जब फ्रांस सीखेगा तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। आगे देखिए चौथा प्रश्न। जर्मनी का एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए, मतलब कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। ऑप्शन क्या क्या है? 1, 2, 3, 17। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा 3, सी। अगला प्रश्न। यंग इटली का संस्थापक कौन था, उसका नाम बताना है। ठीक है, आपको याद होगा यंग इटली क्या है? एक भूमिगत संगठन है। तो भूमिगत संगठन एक नहीं था, यंग इटली के साथ एक और था जिसको कहते हैं यंग यूरोप। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि यंग यूरोप जो संगठन है ये कहाँ बनाया गया था। ये आपको आंसर कहाँ देना है? इसको आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो ये हो गया यहाँ का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या क्या है? जियोबार्टी, काबूर, मेज़नी या फिर गैरिबाल्डी। मेज़नी का मतलब यहाँ पे मैथनी से है, हिंदी में जो था वर्ड वो मैथनी है, और उसी को इंग्लिश में मेज़नी पढ़ते हैं। तो जियोबार्टी, काबूर, मेज़नी, गैरिबाल्डी। आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी। कौन था? मेज़नी या मैथनी।
आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। यह क्वेश्चन कि वहाँ पे कौन सा राजा शासन कर रहा था, ट्यूडर, स्टुअर्ट, बोर्बो, रोमनो। तो आपको ये पता ही है कि फ्रांसीसी क्रांति की बात हो रहा है और फ्रांस में एक ही इम्पोर्टेंट जो नाम हम बार बार पढ़ते रहे हैं वो है बोर्बो राजवंश। अगला देखते हैं, इटली या जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं वो बताना है। महादेश का मतलब क्या है, महाद्वीप। आपको बताना है कि इटली और जर्मनी ये कौन से महाद्वीप में आते हैं। ऑप्शन क्या क्या, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। बताइए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी। आपको पता ही होगा इस चैप्टर का ही नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो ये जो इटली के बारे में पढ़े थे, जर्मनी के बारे में पढ़े थे, वो यूरोप का ही भाग है ना। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। अगला, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन क्या क्या, लाल सेना, कार्बोनारी, फिलिकहेक्टारिया और डायट। क्या होगा इसका आंसर। मेजनी का मतलब वही बता रहे हैं, मेचनी ही है, परेशान नहीं होगी। एग्जाम में भी अगर मेजनी आएगा तो घबराइएगा नहीं, मेजनी मतलब मेचनी ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, कार्बोनारी। अगला, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किसने किया। तो वियना सम्मेलन की मेजबानी मतलब होस्ट किसने किया था, याद है आपको, बताइए क्या है। मैटरनिक, बिस्मार्क, चार्ल्स दसम, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा मैटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था मैटरनिक, उसी ने किया था। यूरोप में राष्ट्रवाद कौन सी सदी में उभरा, यह है क्वेश्चन। क्या क्या है ऑप्शन, 17वीं, 18वीं, 19वीं और 20वीं। कौन सी सदी में उभरा था, 18वीं सदी में। अगला, उदारवाद शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है। तो कौन सी भाषा से, लैटिन, फ्रेंच, अरबी, इतालवी। इतालवी मतलब इटालियन, ठीक है, इटालियन लैंग्वेज से। तो कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। 9th क्लास से पढ़ते आ रहे है ना, 9th क्लास में भी पढ़े, 10th क्लास में भी थोड़ा सा देखें। ऑप्शन क्या क्या है, 1786, 1787, 1788 और 1789। तो कौन से वर्ष में हुआ। इसका आंसर तो सबसे आसान है, कौन सा होगा, डी, 1789। अगर डेट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 14 जुलाई, है ना, 14 जुलाई 1789, बास्तिल का किला को तोड़ करके। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है, नेपोलियन की हार किस वर्ष हुई थी। तो आपको ये भी बताना है कमेंट में कि नेपोलियन हारा कहाँ था, ठीक है, कौन सी लड़ाई में नेपोलियन हारा था। यह है आपके लिए क्वेश्चन, और इसका आंसर भी कहाँ करना है, कमेंट में करना है, कौन से युद्ध में हारा था। यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि किस वर्ष हारा था, 1813, 1814, 1815, 1816। इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर होगा 1815। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। ये है अगला प्रश्न। तो जर्मनी का सम्राट, फ्रांस का सम्राट, रूस का सम्राट या इंग्लैंड का सम्राट। क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा फ्रांस का सम्राट। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्यूसेppe मैस्सिनी का जन्म कब हुआ था। 1802, 1810, 1812 और 1807। कब हुआ था ज्यूसेppe मैस्सिनी का जन्म। तो इसका आंसर हो जाएगा 1807। अब आपको ये बताना है कि जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन में जो पूछा है वो कब पूछा है, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि कहाँ हुआ था। इसका भी आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। देखिए जितना भी अभी तक हम लोग पढ़े हैं वही सारा क्वेश्चन है। तो यानी कि एक तरह से हम क्या कर रहे हैं कि हम रिवाइज करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो पढ़ा क्या हमें याद है या नहीं है। अगर एग्जाम के टाइम पे आपको पूरा पढ़ना पड़े तो सारे 6 सब चैप्टर, उसमें बहुत सारे नोट्स बन जाएंगे। लेकिन रिवाइज करने का तरीका यही अच्छा होता है कि आप क्या करें, क्वेश्चन बनाएं। क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी याद होगा। और ख़ासतौर पे अगर आपने एक क्वेश्चन एक बार पहले से बना रखा है तो दोबारा से बनाने में वो आपको आसान पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि ये PDF जो है इसको एग्ज़ाम तक संभाल के रखें। और ये जो PDF है हम क्या करेंगे, इसको टेलीग्राम के ग्रुप में डाल देंगे। तो टेलीग्राम में हमारे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये PDF बना करके डाल देंगे, उसको सेव कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो पूछ रहा है किस वर्ष लागू की गई थी। नेपोलियन संहिता याद ही होगा आपको, है ना। तो किस वर्ष, ऑप्शन क्या क्या है, 1815, 1804, 1789 या 1799। आंसर क्या हो जाएगा, संहिता के बारे में बात कर रहा है, बुक के बारे में, कोड के बारे में, तो ये कब होगा, 1804। आपको याद होगा 1804 में एक नागरिक संहिता बनाया था नेपोलियन ने, उसी को कहते हैं नेपोलियन संहिता। तो 1804 की जो नागरिक संहिता थी उसी को कहते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता, देखिएगा वर्ड यहाँ लिखा है राजनीतिक सत्ता, उसकी सांस्कृतिक सत्ता से अगर मिलकर बनती है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, कल्याणकारी राज्य, राष्ट्र राज्य, गणराज्य, राजतंत्र। क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा राष्ट्र राज्य। ठीक है, जब भी राजनीतिक सत्ता सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है, यानी भावनाओं से बनती है, इतिहास से बनती है, तो उसको क्या कहते हैं, राष्ट्र राज्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति या व्यक्ति या वस्तु के रूप देने को क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, कल्पनादर्श, संगठक, संगठन, रूपक या फिर निर्माण। क्या कहते हैं, बताइए आंसर। आपको एक हिंट देते हैं कि अमूर्त भावना को हमने क्या किया था, जो फ्रांस की अमूर्त भावना थी उसको हमने एक रूप दिया था जिसको कहा था हमने मारियान। तो मारियान क्या थी, मारियान एक रूपक थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न, कैरल कुरपस्की कौन था। ऑप्शन क्या क्या है, इटली का राष्ट्रवादी, पॉलिश राष्ट्रवादी, रूसी राष्ट्रवादी, फ्रांसीसी राष्ट्रवादी। तो कैरल कुरपस्की रहने वाला कहाँ का था वो बताइए पहले। ठीक है, वो रहने वाला था पोलैंड का। जब पोलैंड का आपको पता चल गया तो इससे आप आंसर भी निकाल सकते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, पॉलिश राष्ट्रवादी था वो। अगला प्रश्न देखते हैं, आंखों पर पट्टी बंदी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है। ऑप्शन क्या क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, शांति, समानता। ये पिछले एक लेक्चर में बताया था कि ऐसी जो महिला है वो ज़्यादातर हम लोग कहाँ देखते हैं, कोर्ट्स में देखते हैं, न्यायालय में देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, न्याय के लिए। अगला 21 नंबर, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। ऑप्शन क्या क्या है, कुस्तुतुनिया की संधि, वर्साई की संधि, एक्ट ऑफ यूनियन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कुस्तुतुनिया की संधि। आगे चलते हैं, फ्रेडरिक सोरियो कौन था। पहला चैप्टर का पहला पेज में पहला लाइन जो है फ्रेडरिक सोरियो के बारे में था, तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन होना चाहिए। ऑप्शन क्या क्या है, फ्रांस का तानाशाह, फ्रांसीसी कवि, फ्रांसीसी क्रांतिकारी या फिर फ्रांसीसी चित्रकार। क्या होगा इसका आंसर, फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तो 4 चित्र कौन बनाएगा, तानाशाह बनाएगा, नहीं। कवि बनाएगा, नहीं। क्रांतिकारी बनाता है, नहीं। ये कौन है, ये चित्रकार है। चलिए अगला देखते हैं, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। यहाँ पे पूछा कौन से पद पे था, फ्रांस में राजदूत था, प्रधानमंत्री था, सेनापति था या गृह मंत्री था। तो इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। चलिए ये आपका होमवर्क है, इसको कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता क्या कहलाता है। क्या कहलाता बताइए, उदारवाद, राष्ट्रवाद, निरंकुशवाद या फिर प्रजातंत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा निरंकुशवाद। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा, अंकुश नहीं होता। जब अंकुश नहीं है यानी कि वो क्या है, निरंकुश है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को, सामूहिक पहचान जब भी आएगा इसका मतलब वो क्या चीज़ का बात कर रहा है वो बताना। रूपक का बात कर रहा, राष्ट्रवाद का बात कर रहा, रूढ़िवाद का बात कर रहा या फिर कल्पनादर्श का बात कर रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रवाद। ठीक है, जब भी सामूहिक पहचान की बात करते हैं तो ये राष्ट्रवाद के बारे में बात कर रहा है। पहचान का मतलब यहाँ पे क्या है, उनकी भावनाओं से है। अगला देखते हैं। अब देखिए ये जो 26 नंबर से जो भी क्वेश्चन है ना वो एक्स्ट्राज है। एक्स्ट्राज मतलब ये क्या है, या तो बुक के किसी कॉर्नर में दिया हुआ जहाँ पे आपका ध्यान नहीं जाता जल्दी, ठीक है, या फिर आपके बुक में कहीं दिया ही नहीं है। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट ट्यूशन में क्या करता है कि इस तरह के हार्ड क्वेश्चंस सेट करता है कि बच्चे लोग डर जाए और घबरा जाए ताकि उनकी बिक्री बढ़ जाए, उनका सेल्स बढ़ जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि
सारी तरह के जिस तरह से भी क्वेश्चन आए आप घबराएं नहीं, आप क्वेश्चन बना लें। जैसे कि पहला है कि गैरिबॉल्डी पैसे से क्या था। आपको ये बुक का मेन पेज में नहीं दिखेगा, आपको ये बुक का साइड लाइन में दिखेगा कि गैरिबॉल्डी के बारे में कुछ लाइन लिखा गया था। वहीं से ये क्वेश्चन है कि गैरिबॉल्डी पेशे से क्या था, उसका काम क्या था, मेनली काम क्या करता था। ऑप्शन क्या क्या है, सिपाही है, किसान था, जिम्मेदार था या फिर नाविक था। तो बुक के हिसाब से क्या लिखा हुआ है कि वो नाविक था। ठीक है, अगला प्रश्न, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो ये भी आपको बुक में नहीं मिलेगा, आपको वहां पे केवल क्या लिखा हुआ है, जर्मनी का एकीकरण का साल दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है, डेनमार्क की संधि, गेस्टिन की संधि, प्राग की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की अंतिम संधि होती है जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। आगे चलते, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई, ये क्वेश्चन है। अभी तक हमने बुक में जो भी पढ़ा था वो था कि कार्बोनारी के संगठन में शामिल हुआ था कौन, जोसेफ मैत्सने। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो संगठन की स्थापना ही कब हुई थी, ये भी नहीं बुक में लिखा हुआ। साल कौन कौन सा, 1810, 1815, 1830 और 1848। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1810 हो जाएगा। आगे चलते हैं, रक्त लोक नीति किसने अपनाई। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है, बिस्मार्क, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, विलियम प्रथम या फिर गैरिबॉल्डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। और अंतिम प्रश्न, ये आपको पता होगा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। अब देखिए यहाँ पे फ्रैंकफर्ट की संधि इस तरह से लिख दिया तो आपको पता नहीं होगा ये है क्या। तो यही याद रखिए, ये फ्रैंकफर्ट की संधि जो था वो जर्मनी के एकीकरण से था। ठीक है, अब जर्मनी के एकीकरण से था तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ 1871 में। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। और ये हो गया मेरे साइड से खत्म। आपको क्या करना है, आपको कहना है इसको दोबारा से रिवीजन। ठीक है, अगर आपके ने बहुत ज़्यादा गलत किया है, अगर आधे से ज़्यादा आपने गलत किया तो आपको रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो PDF है, ये PDF हम क्या करेंगे, हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ये जो वीडियो है या जो ये PDF है, इसको क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ाई लिखाई थोड़ा करे। अभी गर्मी छुट्टी चलने वाला है या गर्मी छुट्टी आपके यहाँ चल रहा होगा, तो ये ज़्यादा जरूरी है घर में रह के आप पढ़ाई करें, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा फरवरी में, आपके पास अभी सारा बुक बचा हुआ है ख़त्म करने के लिए। आपने मुश्किल से ही किसी जगह, मतलब अगर आप कोचिंग कंटिन्यू जा रहे हैं तो कहीं पे आपने 2-3 चैप्टर पढ़ा होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, क्योंकि अभी अप्रैल भी ख़त्म हो गया, अब मई चल रहा है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बस फरवरी में तो आपका एग्ज़ाम ही हो जाएगा। तो आपके पास कितना महीना हो गया बचा हुआ है, तो 9 महीना बचा हुआ है। तो आपको इसी 9 महीने में आपको तैयारी करना है। अब देखिए, ये हमारा क्विज़ वाला सेक्शन था, तो क्विज़ हमने ख़त्म कर लिया, बुक हमने पढ़ लिया। तो इस तरह से हमने हिस्ट्री का जो पूरा चैप्टर है हर तरह से कंप्लीट कर लिया। अब हम हिस्ट्री को छोड़ करके अब हम दूसरा सब्जेक्ट पे जा रहे हैं। तो दूसरा सब्जेक्ट हम क्या लेंगे, हम लेंगे या तो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे या तो साइंस, या फिर दोनों के दोनों हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके एक साथ स्टार्ट करेंगे। तो देखते क्या पढ़ते आगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और मिलते हैं जल्द।